नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार में पहले चरण के नामांकन के लिए सिर्फ 2 दिन और बचे हैं, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों ही सीटों को लेकर जो फंसा हुआ पेंच है उसको सुलझा नहीं पा रहे। एनडीए में सीटों का हालांकि बंटवारा तो हो चुका है, लेकिन कौन किस सीट से लड़ेगा इस पर घमासान अभी भी बाकी है। जब चिराग पासवान की पार्टी के दावे वाली 4 सीटों पर जदयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए और सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार की महुआ सीट को लेकर एनडीए में बवाल बढ़ गया। सीट शेयरिंग में महुआ सीट चिराग पासवान के खाते में गई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने इतना तक कह दिया कि एनडीए में सब कुछ इस समय ठीक नहीं है। हालांकि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उनके सुर थोड़े से नरम जरूर हुए, लेकिन क्या उन्हें महुआ सीट मिलेगी, ये अभी भी सवाल है। इधर महागठबंधन में कई दौर के मंथन के बावजूद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा। हालांकि सीट बंटवारे से पहले महागठबंधन के उम्मीदवारों का नामांकन शुरू हो गया है। आज खुद तेजस्वी यादव ने भी राघोपुर से नामांकन दाखिल कर दिया। इन सबके बीच में सवाल, और बड़ा सवाल यह है कि सीट शेयरिंग में देरी से क्या महागठबंधन को चुनाव में नुकसान हो रहा। सीट शेयरिंग में छिड़ा घमासान जो है कब खत्म होगा। सवाल यह भी है कि एनडीए के अंदर की जो कलह है उस कलह को खत्म करने की कोशिश तो लगातार जारी है, लेकिन वो खत्म कब होगी ये भी भविष्य के घर में है। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के चुनावी समर में दावे तो एनडीए में ऑल इज वेल के थे। दावे सीट शेयरिंग में सभी की सहमति के थे, लेकिन जैसे ही जेडीयू उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई, एनडीए में अंतर कलह एक बार फिर जग जाहिर हो गई। जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 4 सीट वो भी थी जिन पर चिराग अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे थे। उन 4 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। चिराग के दावे वाली सोनबरसा सीट से जेडीयू ने रत्नेश सदा को टिकट दिया। मोरबा से विद्यासागर निषाद को चुनावी मैदान में उतार दिया। एकमा से धूमल सिंह को टिकट दिया और राजगीर से कौशल किशोर पर भरोसा जताया। ऐसे में सवाल खड़े हुए कि क्या एनडीए के अंदर खाने अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है? क्या सीट शेयरिंग के बावजूद स्थिति साफ नहीं है? क्या चिराग की पार्टी और जेडीयू में ठन गई है? इन सवालों के बीच एनडीए के एक और सहयोगी यानी उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज होकर दिल्ली पहुंच गए और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के पहले खुलकर बोले कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट कहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। हमने पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी, और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। दिल्ली पहुंचने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने सब कुछ ठीक होने की उम्मीद तो जताई, अमित शाह से मुलाकात भी की, लेकिन उनकी नाराजगी की वजह क्या है ये भी समझ लीजिए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास से है, और वो भी महुआ सीट को लेकर। एनडीए के सीट शेयरिंग में महुआ सीट चिराग पासवान के खाते में गई है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को यह मंजूर नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा हर हाल में इस सीट को अपने खाते में चाहते हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि महुआ की सीट पर एनडीए के अंदर छिड़ी लड़ाई का अंजाम क्या होगा। एनडीए से कौन महुआ सीट से चुनाव लड़ेगा? लेकिन इन्हीं सवालों के बीच कांग्रेस ने उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा नाराज है एनडीए में, कह रहे हैं ऑल इज नॉट वेल। कैसे देख रहे हैं, और क्या उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए रास्ते खुले हैं इंडिया गठबंधन के? वो आ जाएं तो हम लोग और मजबूत हो जाएंगे। वेलकम कर रहे हैं उनको आप? हमेशा उनको वेलकम करते हैं, पहले भी वेलकम किया है। कांग्रेस ने नाराज उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में लाने का ऑफर तो दिया, लेकिन बिहार के महागठबंधन में तो हालात ऐसे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों के नामांकन में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ी है, तो आरजेडी उसे 58 से ज्यादा सीटें देने के लिए रजामंद नहीं है। वहीं वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी 40 सीटें मांग रहे हैं,
लेकिन आरजेडी 15 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं है। यही वजह है कि कई दौर की मीटिंग और तमाम जद्दोजहद के बावजूद महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। हालांकि सीट बंटवारे से पहले नामांकन का दौर जरूर शुरू हो गया है। आज राघोपुर में तीसरी बार चुनाव लड़ रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने समर्थकों की भारी भीड़ और लालू यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने बड़ी जीत के दावे भी किए। लोग चाहते हैं जो पुरानी 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, अब बदलाव चाहते हैं और बदलाव होकर के रहेगा। यानी कि इस बार बिहार में बदलाव होगा बड़े एकदम। जीत के दावे और नामांकन के साथ ही तेजस्वी यादव राघोपुर के चुनावी मैदान में तो उतर गए, लेकिन राघोपुर में तेजस्वी को चुनौती देने का वादा करने वाले जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार में चुनावी मैदान में उतरने से ही इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि लड़ाएंगे। नहीं, पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी, चाहे एनडीए के नेता बिहार में जीत के हर दल हर दांव चल रहे हों, लेकिन सवाल है कि बिहार के चुनावी संग्राम का क्या अंजाम होगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब निकलेगा? एनडीए में छिड़ी अंतर कलह से क्या चुनाव में नुकसान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर, उसका रुख करते हैं। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। इसमें 12 कैंडिडेट हैं और इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है अलीनगर से सुश्री मैथिली ठाकुर, यानी मैथिली ठाकुर, जो कि बीजेपी में शामिल हुई थी। अब बीजेपी ने उनको टिकट भी दे दिया। अलीनगर से उनकी उम्मीदवारी पर, उनके चुनावी मैदान में उतरने पर लगातार चर्चा थी और अब दूसरी लिस्ट जिसमें 12 उम्मीदवारों के नाम है जो घोषित कर दिया है बीजेपी ने पार्टी की तरफ से। मैथिली ठाकुर को भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया। अलीनगर सीट के अलावा बक्सर सीट, जहां पर श्री आनंद मिश्रा हैं, आईपीएस रहे हैं, इनको मैदान में उतारा गया है। शाहपुर से राकेश ओझा हैं, अज्ञाओं से हैं महेश पासवान, बाढ़ से सियाराम सिंह हैं, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार हैं, सोनपुर से विनय कुमार सिंह हैं, छपरा से छोटी कुमारी और बनियापुर से केदारनाथ सिंह के अलावा गोपालगंज से सुभाष सिंह, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार और हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद हैं। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट और उसमें एक बड़ा नाम है, हालांकि उम्र बहुत छोटी, मात्र 25 साल की उम्र, लेकिन अब चुनावी ताल ठोंक रही हैं मैथिली ठाकुर, क्योंकि पहली जब लिस्ट आई थी उस वक्त से ही लगातार चर्चा थी कि मैथिली को भी मैदान में उतारा जाएगा और उसके बाद पटना में बाकायदा उनको पार्टी में शामिल कराया गया, पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया, सदस्यता दिलाई गई। इसके बाद मैथिली ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आई हूं, लेकिन बीजेपी में शामिल होकर एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगी। लेकिन पहले से चर्चा हो रही थी कि मैथिली, जो कि शीर्ष नेतृत्व के लिए गुडबुक में है, उनको मैदान में जरूर उतारा जाएगा और दूसरी लिस्ट में उनका नाम भी आ चुका है। और चलिए, मेरे सहयोगी नील कमल मेरे साथ मौजूद है। नील कमल, दूसरी लिस्ट आ गई बीजेपी की और बड़ा नाम है मैथिली ठाकुर का। नील कमल, मेरी आवाज आप तक गई? बिल्कुल, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी जिस प्रकार से वो प्रधानमंत्री से मिली थी उस नर्मदा जो आयोजन हुआ था उसमें, और जिस प्रकार से उनका रुझान दिख रहा था, उसके बाद कल ही बीजेपी में उनको शामिल कराया गया, तो आज दूसरी लिस्ट में स्वाभाविक था कि अलीनगर से उनको टिकट दिया जाना था। हालांकि बेनीपट्टी से वो चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बेनीपट्टी में ऐसा लग ही रहा था मधुबनी के विनोद नारायण झा जो पहले बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो उनका टिकट कट सकता है, लेकिन पार्टी ने उनको भरोसा जुटाया और उनको टिकट दिया है। अब अलीनगर से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही है और दूसरी जो 12 नए उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आनंद मिश्रा, जो आनंद मिश्रा है वो पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, उनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है जी। तो उन्हें भी पिछले बार लोकसभा चुनाव के दौरान जो हुआ था वो बीजेपी
VRS लेकर के बीजेपी ज्वाइन किए थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया था, लिहाजा वो चले गए थे प्रशांत किशोर के साथ। और प्रशांत किशोर के जाने के बाद उसके बाद फिर से उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई है और इस बार उन्हें बक्सर से टिकट दिया गया है, तो बक्सर से वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और इस बार भी आप देखिएगा, दोनों लिस्ट आप देखिएगा 71 और 12 करीब 83 सीट्स के में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि एक कार्यक्रम था अल्पसंख्यक मदरसा बोर्ड का, मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में नीतीश कुमार गए थे। जब उन्हें टोपी, आपको भी याद होगा, जब उन्हें बिल्कुल टोपी की थी तो उन्होंने टोपी नहीं पहनी थी। अब ये लिस्ट में भी, जेडीयू के लिस्ट में आप देखिएगा सबसे पहले कि उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, पहले जो लिस्ट आई थी जेडीयू की। तो आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है, लिहाजा आज से कल में बताया जा रहा है कि जेडीयू की भी दूसरी लिस्ट आज शाम में ही या फिर दूसरे कल जो है वो लिस्ट सामने आ सकती है। तो बीजेपी के जो लिस्ट है उसमें तो मुस्लिम है ही नहीं, लेकिन जो जेडीयू की जो लिस्ट आ रही है, पहले जो 57 की लिस्ट आई है उसमें भी एक भी मुस्लिम का नाम नहीं है, लिहाजा आप तो समझना मुश्किल नहीं है कि किस ट्रैक पे एनडीए बिहार में बढ़ रही है। बिल्कुल, इसमें कोई समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं है और यही रणनीति होती है और अपने अपने हिसाब से तमाम पार्टियां, गठबंधन, उनके कौन खास वोट बैंक है या फिर बड़ा तबका है, उसके हिसाब से अपना सीट का वो बंटवारा करती है। नीलकमल हमारे साथ बने रहिए, इस बीच में और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय वर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। प्रियदर्शी रंजन है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है प्रियदर्शी जी आपका। और साथ में विनय कुमार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है विनय जी आपका। और अमिताभ भूषण भी है, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। अमिताभ जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले संजय जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर भी नीलकमल ने एक और बात कही कि इस दोनों लिस्ट में, चाहे बीजेपी की हो या फिर जदयू की पहली लिस्ट, उसमें एक खास पैटर्न भी दिखाई दिया है। लेकिन बीजेपी की दूसरी लिस्ट में मैथिली के साथ साथ एक और बड़ा नाम आनंद मिश्रा का भी आना, लिस्ट आती जा रही है। महागठबंधन में भी देखिए नामांकन का दौर शुरू हो गया, बिना लिस्ट आए या फिर कहें कि बिना सीट का बंटवारा। हो क्या रहा है इस बार बिहार में? बड़ा दिलचस्प है दोनों ही गठबंधन के बीच की राजनीति। संजय जी, मेरी आवाज आई? हाँ, मेरा सवाल सुनिए आप। जी 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 बोले। देखिए, महागठबंधन का जहां तक सवाल है तो महागठबंधन का जो फाइनल सीट शेयरिंग है अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि मुकेश सहनी से उनकी बात लगभग फाइनल हो गई है, 18 सीट पर मुकेश सहनी को मना लिया गया है, वाम दलों को अभी पैचअप हो गया है। लेकिन जो बात कांग्रेस से है वो कांग्रेस से बात अभी तक नहीं बनी है। कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ने के लिए दबाव बना रही है। जहां तक मुझको जानकारी है कि राजद ने उसको कहा कि 58 सीट पर आप फाइनल समझिए या लॉक कीजिए। तो इस तरह से राजद और कांग्रेस के बीच अभी जो है निगोशिएशन होना बाकी है और इस तरह से महागठबंधन में सीट शेयर का जो मामला है अभी भी अधर में लटका हुआ है। यदि आप बात कर लें एनडीए की, तो एनडीए की सीट शेयरिंग दिल्ली में हुई और दिल्ली में आपने देखा कि किस प्रकार से जो है चिराग पासवान ने निगोशिएट करके 29 सीटें ली और उसमें भी काफी वक्त जाया हुआ। फिर उपेंद्र कुशवाहा को मनाया गया, फिर उनको 6 सीटें दी गई और फिर उसके बाद मांझी को 6 सीटें दी गई। और पटना में जब परसों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था तो वो टल गया। वजह साफ था कि उसमें नीतीश कुमार जो बंटवारा हुई थी उससे संतुष्ट नहीं थे और कहा जाता है कि उन्होंने गुस्से में अपने जो भुंजा पार्टी जो कहा जाता है उस भुंजा पार्टी के सदस्यों को खूब मतलब उन पर बिगड़े और उसके बाद जो है सो कहा गया कि आप जाके भाजपा से इस बात को रखें कि जो हमारी सीटें हैं जो चिराग को दिया गया है वो सारी सीटें हमको वापस करें, मतलब की सीट को जो है रिवाइज करें। और इसके बाद बबेला बढ़ा और भाजपा जो है पूरा सन्नाटा छा गया भाजपा में और पटना से दिल्ली तक जो मतलब एक प्रकार से कहें तो पूरी पार्टी जो है वो हिल सी गई। और फिर उसके बाद मामला जो है बहुत
टूल पकड़ने लगा, कयास ये लगाया जाने लगा जी। नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे क्या, और अफवाहों के बीच। तो इस बीच ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुआ, लेकिन जो लोजपा है या मांझी की पार्टी है या भाजपा की अपनी ओर से ये सारी पार्टियां जो है अपने अपने लिस्ट जारी करने लगे। तो मतलब साफ है कि एनडीए में सीटों का जो है बंटवारा ठीक ठाक से हुआ या नहीं हुआ, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। संशय सवाल इस पर बना हुआ है। संजय जी, आपके मुताबिक ये सवाल अभी भी बना है। सीट बंटवारे में तो महागठबंधन के तुलना में वो आगे हैं, लेकिन सीट बंटवारे के बाद भी सवाल उनकी सीटों को लेकर है, क्योंकि दावे ऐसे कर दिए गए हैं जिन सीटों पर किसी और के लिए घोषणा कर दी गई वहां पर दावेदारी करने कोई और भी पहुंच जा रहा है। प्रियदर्शी जी, अब यहां पर भूजा पार्टी वाला जिक्र तो कर दिया है, संजय जी ने डिटेल में अंदर की जानकारी दे दी, लेकिन वो मटन पार्टी वाले, मछली पार्टी वाले, उनकी नाराजगी के बारे में अभी तक वो बता रहे हैं कि नहीं, मना लिया गया है 18-19 सीटों पर किसी एक को, और 60 सीट पर कोई और दबाव बना रहा है। नामांकन करने चले गए तेजस्वी। अब यहां पर स्पष्ट तो है कि महागठबंधन में भी मना कौन रहा है, मान कौन रहा है, और कौन मनाने की कोशिश कर ही नहीं रहा, ये कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ना तो मुलाकात हो पाती है दिल्ली में, ना ही कोई बात हो पाती है। इलाज जो कराने आए थे उनको संजय जी कह रहे हैं कि मना लिया गया है, वो 40 सीट की बात करके आए थे, उनको 17-18 पर, ऐसा है क्या? देखिए, महागठबंधन के भीतर रार ठना हुआ है और जबरदस्त तरीके से है। माना कि एनडीए के भीतर भी चीजें बहुत दुरुस्त नहीं है, लेकिन एनडीए के भीतर का मामला कुछ ना कुछ सुलझता है। लिस्ट आ रहा है, किस्त आ रहा है, किस पर किस करके लिस्ट जारी हो रहा है, लेकिन इनके महागठबंधन के भीतर ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। महागठबंधन पूरी तरीके से फंस चुका है, और ये फंसाया किसने? फंसाया कांग्रेस ने है, फंसा आरजेडी ने, फंसाया अन्य दल, मुकेश सहनी ने है। छोटे छोटे जो दल है उन लोगों का इतना प्रेशर क्रिएट हो गया है बड़े दलों पर, दोनों गठबंधनों के भीतर, महागठबंधन के भीतर आरजेडी पर और एनडीए के भीतर भारतीय जनता पार्टी पर। इन दोनों बड़े दलों के भीतर जो वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता रखने वाली पार्टियां हैं दोनों गठबंधनों के भीतर, उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। अपने हिस्से को बांटना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा एनडीए के भीतर कुछ हद तक जनता दल यूनाइटेड, उसके बाद कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि कोई क्षेत्रीय पार्टी वोट ट्रांसफर करा देती है अन्य पार्टियों को। लेकिन इसके बावजूद सबको क्रीम सीट चाहिए। क्यों चाहिए किसी को पता नहीं है, न कांग्रेस बता रही है, न इधर से उपेंद्र कुशवाहा बताते हैं, जीतन राम मांझी बताते हैं, कोई नहीं बता रहा है, ना मुकेश सहनी बता रहे हैं। सिर्फ क्रीम सीट हमको दे दीजिए। ये चीज हार्ड बार्गेनिंग जो चल रहा है ना, और ज्यादा जोगी मठ उजाड़, इतने लोग आ गए हैं कि आने वाले दिनों में गठबंधन नए तरीके से परिभाषित किया जाएगा। गठबंधन का यह स्वरूप नहीं रहने वाला है। बिहार में ऐतिहासिक तौर पर चीजें हो रही हैं, इसका परिणाम आगे आने वाले दिनों में दिखेगा, जब गठबंधन का स्वरूप पूरे देश में इस तरीके से नहीं रह जाएगा। एक फ्रेंडली स्वरूप देखने को मिलेगा कि ठीक है, आपको सीटें दे दी गई हैं, तो लड़ झगड़ करके, फैटम फैटी करके, फरिया करके एक दूसरे से सीट ले लीजिए। वो नया मॉडल, बिहार से जो मॉडल दिख रहा है, वो ये आगे आने वाले दिनों में गठबंधन के स्वरूप को बता रहा है। हालांकि जिस तरीके से चीजें एनडीए ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, मैं बहुत हद तक मानता हूं कि एनडीए को मनोवैज्ञानिक तौर पर महागठबंधन पर बढ़त मिल गया है, और महागठबंधन फंसता ही जा रहा है। इनके पेच फंसते ही जा रहे हैं, लगातार फंसता जा रहा है। कैसे होगा इनका मामला? मुकेश सहनी को आज तक तो इन लोगों ने अभी तक उप मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया नहीं है, और तेजस्वी यादव भी रूठे हैं कि हमें सीएम का उम्मीदवार अभी तक नहीं बनाया गया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण कुछ ये है कि 2005 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चाबी लेकर के घूम रहे थे जब 29 सीटें आ गई थी, और लालू यादव न नीतीश कुमार, किसी को उन्होंने मदद नहीं की थी। अच्छा प्रियदर्शी, इसमें आपको मैं रोक के एक चीज और जानकारी दूंगा। यूपी की पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, वहां पर गठबंधन में राजभर साहब, उन्होंने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। वो 43 नहीं, यहाँ पर कमोवेश मुझे लगता है कि 47 उम्मीदवारों की लिस्ट उनकी भी आ गई है, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारूंगा। तो महागठबंधन जो बिहार में है, गठबंधन एनडीए वाला जो कि बिहार में है, या कमोवेश अलग अलग और स्टेट में है, उन जगहों की तो अलग बात है। बिहार के बाहर जिन लोगों के साथ गठबंधन है, वो चाहे कांग्रेस वालों का अलायंस हो, बीजेपी वालों का अलायंस हो,
वो भी वहां पर मुकाबला रोचक करते जा रहे हैं। ये महज दावेदारी है या उनको कुछ वहां पर वाकई दांव दिख रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि राजभर साहब का कोई स्टेक बिहार में नहीं है। मायावती चुनाव लड़ती है तो प्रासंगिक रहती है। उत्तर प्रदेश की कई पार्टियां जो रीजनल पार्टियां हैं उन्होंने दाव लगाया है बिहार की राजनीति में और उनको आंशिक सफलता भी मिली है। लेकिन राजभर साहब को कितनी सफलता मिलेगी मुझे नहीं लगता है। राजभर साहब उस तरीके से एक्टिव भी नहीं है और उनके नाम पर कितने राजभर हैं ये भी ढूंढने वाली बात है। और जातीय समीकरण की बात होगी तो उसमें बेहद पिछड़ते हुए वो नजर आएंगे। हाँ, एक बात है कि ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को असहज करने वाली बात है। इससे भारतीय जनता पार्टी जरूर ये सोचेगी कि आगे आने वाले दिनों में राजभर साहब क्या कुछ और स्टेप ले सकते हैं, क्या इधर उधर मामला हो सकता है क्या, तो ये मामला बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन वैसी कोई स्थिति इस तरीके से चीजों बिहार में बनती हुई नहीं। मायावती को आप ले लीजिए, मायावती को नोट करिए, बड़ी प्लेयर हैं, छुपी हुई प्लेयर हैं। जी, आज भी अकेले वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कुछ इलाकों में बेहद प्रभाव डालेंगी, जैसे कैमूर का इलाका है, सासाराम का इलाका है, बक्सर का इलाका है, गोपालगंज का इलाका है, कुछ मोतिहारी और बेतिया का भी लगा हुआ इलाका है। इन इलाकों में मायावती थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालेंगे। किसका डैमेज करेंगे पता नहीं। पिछली बार मायावती लड़ रही थी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ गठबंधन करके, ओवैसी साहब की पार्टी के साथ गठबंधन करके। फायदा ओवैसी साहब की पार्टी को मिल गया था, सीटें आ गई थी चाहे, और इन लोगों ने भी बढ़िया डैमेज किया था महागठबंधन को। उपेंद्र कुशवाहा को सीटें भले नहीं आई थी लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने ठीक ठाक डैमेज कर दिया था। हाँ, डैमेज किया था और मुकाबला कहीं ना कहीं कुछ रोचक कर दिया था, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। प्रियदर्शी हमारे साथ बने रहिए। विनय जी, पिछले कुछ सालों में अगर हम चुनाव को बिहार के देखें तो इस बार में कितना बदलाव आपको दिख रहा है? और जो छोटे दल है उनकी मान मनोबल बड़े दल वाकई कर रहे हैं या मजबूरी में कर रहे हैं या फिर उन्होंने जरूरी कर दिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार का चुनाव इस बार का है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इससे पहले बिहार में कभी ऐसा हुआ नहीं कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास या जनता दल कभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 2005 का चुनाव देखिए, फरवरी का, या नवंबर का चुनाव, या 2010 का चुनाव देखिए, 2015 का चुनाव देखिए, 2020 का चुनाव देखिए। तो पहली बार एक गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में दोनों दल हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दूसरी अगर बात करें तो जिस तरह से टिकट वितरण हो रहा है, अब जैसे आज ही जो दूसरी लिस्ट देख रहे थे हम बीजेपी की, उसमें बाढ़ से ज्ञानू जी का टिकट कट गया। ज्ञानू जी 2005 से विधायक बाढ़ से रहे हैं, लेकिन इस बार उनके टिकट को काट दिया गया। पहले लिस्ट में अगर कहेंगे तो नंदकिशोर यादव का टिकट काटा गया पहले लिस्ट में। बड़ा नाम थे, हाँ, बहुत बड़ा नाम बिहार की राजनीति में रहा। और जो लोग जानते हैं बिहार की राजनीति को, तो बीजेपी को खड़ा करने में, बीजेपी को आज इस स्थान तक पहुंचाने में नंदकिशोर यादव की बड़ी भूमिका रही जी। वो अविभाजित बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और बड़े कद्दावर नेता, बहुत मिलनसार नेता रहे। उनसे ज्यादा उम्र के लोगों को इस बार भी टिकट दिया गया है। प्रेम कुमार नवीं बार टिकट मिला है उनको, नवीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर नंदकिशोर यादव को मिलता तो केवल 8वीं बार होता, 7 बार लगातार वो जीते हैं नंदकिशोर यादव पट्टा जैसी जगह पर। तो एक तरह से बीजेपी कह सकते हैं कि एक मैसेज भी देने का काम किया कि अब पुराने पीढ़ी के जो नेता हैं उनकी जगह पर हम नए लोगों को आगे लाएंगे, जो बीजेपी की अपनी एक राजनीति और रणनीति रही है। बिल्कुल, तो वो भी देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, अगर महागठबंधन की आप बात करते हैं तो एक तरह से इस बार के चुनाव को पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने कंट्रोल कर लिया है। अब इस बार लालू यादव उतने सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे, स्वास्थ्य कारणों से भी लालू यादव सक्रिय नहीं रह पा रहे हैं। तो पूरा एक तरह से कहिए कि चुनावी बिसात बिछा रहे हैं तेजस्वी यादव। दूसरी बात है कि पप्पू यादव जो कांग्रेस से अपना रेपो बढ़ा चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन वो मान तेरा मेहमान वाली स्थिति है उनके साथ। चाहे वो राहुल गांधी की बस पर चढ़े या न चढ़े, लेकिन वो कांग्रेस को अपना मानते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये सब बिहार की राजनीति में एक तरह से कह सकते हैं कि
एक रोचक तथ्य इस बार दिखाई नहीं, बिहार की राजनीति और पप्पू यादव की राजनीति दोनों अपने अपने हिसाब से अलग तरीके से चलती रहती हैं। उनका अपना वाकई आपने कहा कि मान्य मेहमान मैं तेरा वाला उनके ऊपर सटीक बैठता है। बहरहाल इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन में जाएंगे 10 मुख्यमंत्री, 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री भी नामांकन के लिए वहां पर पहुंचेंगे। 16 अक्टूबर को बिहार जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्टार प्रचारक भी है देवेंद्र फडणवीस भी जाएंगे 16 अक्टूबर को बिहार। मोहन यादव 17 अक्टूबर को बिहार उनको जाना है, 17 अक्टूबर को ही पुष्कर सिंह धामी भी बिहार जाएंगे। देखिए ये बीजेपी है, बीजेपी न सिर्फ नए मैसेज देती है, नए बदलाव करती है, जिसका जिक्र यहां पर विनय कुमार जी कर रहे थे। अपने कई साल के अनुभव को उन्होंने साझा किया। उसके साथ साथ देखिए अपने तमाम लोगों की जिम्मेदारी भी तय करती है। कोई किसी और प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री भी है तो उसकी भी ड्यूटी लगा दी जाती है कि आपको भी यहां पर चुनाव हो रहा, वहां पर जाकर ड्यूटी निभानी है और नामांकन जब होगा तो तमाम कैंडिडेट्स के साथ आपको मैदान में रहना है। नामांकन के दौर में आपको भी वहां पर उपस्थित रहना है। 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री होंगे, 10 से ज्यादा हो सकता है कि मुख्यमंत्री हो। फिलहाल 10 की जानकारी आ रही है, तो अलग अलग तारीखों में इनके नाम पर इस वक्त मोहर लग चुकी है कि इनकी ड्यूटी है और इनको वहां पर पहुंचना है। एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन में 10 मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अमिताभ जी, इस बड़ी खबर पर भी आपकी एक टिप्पणी कि बीजेपी, मुझे लगता है कि शायद पिछले कुछ सालों में उनकी राजनीति को हमने देखा है कि वो इस तरीके से अपने मुख्यमंत्रियों की भी ड्यूटी लगा देते हैं। हालांकि तमाम पार्टियां ये करती हैं, लेकिन उनसे कहीं आगे है एनडीए, बीजेपी। इसमें एक अपडेट देना चाह रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आज ही वो दिल्ली की मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नॉमिनेशन में मौजूद थी। अच्छा जी। हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री आज मौजूद थी और उनके साथ सम्राट चौधरी भी थे, गिरिराज सिंह भी थे, लखीसराय से वो नॉमिनेशन कर रहे थे। तो आज से ही एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। अमिताभ जी ड्यूटी लग अमिताभ जी अमिताभ जी मेरी आवाज आ रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। नीलकमल, जल्दी से एक कमेंट आपसे। जी, सवाल पूछे। सवाल यही है, ड्यूटी लगा दी गई है और अभी सुनिए यहां पर जानकारी दी है विनय जी ने कि आज शुरुआत भी हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद भी थी और तमाम स्टार प्रचारकों को भी वहां पर ड्यूटी के लिए तैनात कर दिया जाएगा। बिल्कुल, रेखा गुप्ता आज सुबह ही पहुंची थी पटना और वो नॉमिनेशन में गई थी। उसके पहले वो गंगा प्रसाद जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं वो उनके आवास पे गई थी और संजीव चौरसिया जो दीघा से प्रत्याशी हैं बीजेपी से, उनके लिए भी एक छोटी सी सभा को संबोधित करके वो फिर लखीसराय के लिए रवाना हुई थी। सम्राट चौधरी भी वहां थे, गिरिराज सिंह भी वहां थे और वो वहां नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुई थी और वहां एक सभा को भी उन्होंने संबोधित किया था। दूसरी बात ये, कल से 3 दिवसीय प्रवास पर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री भी बिहार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो ये 3 दिवसीय उनका बिहार प्रवास होगा और इस बीच में जो 15 से यानी आज से 18 तारीख तक जो नॉमिनेशन फाइल करने का जो योजना एनडीए के द्वारा बनाया गया था, उसमें एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और जो नेता आ रहे हैं, जितने भी एनडीए के या बीजेपी शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लोग यहाँ आएंगे, नॉमिनेशन में शामिल होंगे विभिन्न नेताओं के साथ और वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कुछ जनसभा ऐसी होगी जिसे अमित शाह भी संबोधित कर सकते हैं। तो ये एक पूरा प्लानिंग किया गया था और इसके अलावा आज शाम के 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को भी संबोधित कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं होंगे, बूथ स्तर के जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, 5 घटक दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कैसे बूथ को जीतना, मतलब चुनाव जीतना होता है, उसका एक मंत्र भी देंगे। इससे क्या है कि बीजेपी और खासकर एनडीए का प्लान ये है कि कार्यकर्ताओं को एकजुट कर दिया जाए। कार्यकर्ता पता ही नहीं चले कि कोई बीजेपी का है या कोई जेडीयू का है या फिर कोई चिराग पासवान का है। सभी कार्यकर्ता लगे कि एक ही कार्यकर्ता है और एक बूथ पर बीजेपी के 20 कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। ऐसे में अगर बाकी 4 दल के 5-5, 10-10 भी हुए तो एक टोली 1200 वोटर रहेंगे एक बूथ पर। तो एक टोली अगर 40-45 लोगों की बन जाती है कार्यकर्ताओं की और वो घर घर जाकर के मतदाताओं को निकाल कर लाते हैं, तो ये समझिए कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी है। इसी का मंत्र देंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल खुद अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बिहार। बिल्कुल सही कहा नीलकमल, यहाँ पर जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं वो भी वहां पर कल से मौजूद रहेंगे। साथ में स्टार प्रचारकों की वहां पर जाने की शुरुआत हो चुकी है, बाकी लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है और प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे। यानी
जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन रहा है, बिगड़ रहा है या फिर कुछ नाराजगी है, उसको तो थामने की कोशिश है ही, लेकिन उसके साथ साथ अब अपने तमाम जो कैंडिडेट हैं, वो चाहे अलायंस के ही कैंडिडेट हों, उनको भी एक एनडीए का कैंडिडेट बताकर और उनके लिए फिर प्रचार में और ताकत लगाने के लिए यहां पर शीर्ष नेतृत्व भी एक्टिव हो गया है। अमिताभ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है। अमिताभ जी, यही सवाल है कि बीजेपी और एनडीए, देखिए वो रणनीति में भी आगे हैं और साथ में सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन जो उनके यहां इस बार थोड़ी सी नाराजगी दिल्ली तक पहुंच गई। कहा जाता है कि बड़ा अनुशासन होता है, वो चाहे बीजेपी के अंदर या फिर एनडीए, लेकिन बिहार में थोड़ा सा वो टूटता हुआ दिखा और चिराग को इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है। वो कह रहे हैं कि कुनबे में कला उन्होंने ही लगाई, बाकी सब उनके लिए सेट हो गया। 29 लेकर वो शांत हो गए और बाकी उथल पुथल। निश्चित तौर पर ये देखिए, एक कमाल की बात है कि इस बार चिराग पासवान उस रूप में नहीं है जिस रूप में नीतीश कुमार की पार्टी है। इस बार नीतीश कुमार उन सीटों पर सिंबल बांट रहे हैं या जदयू उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह पकड़ा रही है, निशान पकड़ा रही है जो सीटें खाते में थी लोजपा की। लेकिन अभी तक चिराग पासवान उस रूप में मुखर नहीं हुए हैं। उनके हिस्से की सीटों पर अगर किसी और गठबंधन के साथी के द्वारा सिंबल वितरण कर दिया गया तो कायदे से विरोध का स्वर वहां से उठना चाहिए था। तो वो एक एनडीए के भीतर एक अच्छी स्थिति इस समय है कि स्वघोषित हनुमान जो है नरेंद्र मोदी के, वो अभी तक विरोध का रुख अख्तियार नहीं कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी थी, वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे महुआ सीट पर। उनकी भी बात गृह मंत्री से हो गई है और आगे वो परिस्थिति क्या बनेगी वो हम देखेंगे। जीतन राम मांझी के को लेकर बात जो थी उसमें कुल मिला के ये था कि रिश्तेदारों को एडजस्ट करना था, तो कुछ लोग रह गए हैं तो उसका भी वो रास्ता निकालेंगे। लेकिन दोनों गठबंधन के अमिताभ जी, इसमें मैं सोशल मीडिया का एक पोस्टर देख रहा था, कुर्सी टेबल पर बैठे हुए थे मांझी साहब अकेले और वहां पर वो सोच रहे थे और ऊपर स्लोगन सा आ रहा था कि 6 तो मैंने सेट कर दिया है, बाकी कितने रह गए परिवार के। ये बड़ा दिलचस्प हो गया है वहां पर और इसको लेकर कुछ अंदर खाने चर्चा भी शुरू हो गई है क्या कि परिवारवाद से जो एनडीए बार बार कहती है कि हम दूरी हैं, वहां पर खुलकर एक पार्टी में या फिर एक नेता ऐसे हैं जो दिखा दिया उन्होंने? नहीं, एक नहीं, उसमें तो परिवारवाद में आप जाएंगे तो एनडीए का कोई भी घटक दल ऐसा नहीं है जो परिवारवाद से दूर है। चाहे बीजेपी की बात करिए, जनता दल यूनाइटेड की बात करिए, लोक जनशक्ति की बात करिए या हम की, उसमें न तुम हमसे आगे न हम तुमसे पीछे। बदनाम अकेले मांझी साहब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें सब लोग बराबरी पर हैं। सबके भीतर परिवारवाद, सबके भीतर अपराधी, सबके भीतर पैसे, तमाम तरीके की चीजें सारे दलों के भीतर है। और इसी 2 लिस्ट में आप देखेंगे तो सारे प्रमाण आपको इन्हीं 2 लिस्ट से मिल जाएंगे जो बीजेपी का है। एक जेडीयू का लिस्ट आया है, उपेंद्र कुशवाहा का लिस्ट उठा के देख लीजिए या चिराग पासवान का लिस्ट देख लीजिए। तो ये सब कहने की बात है। कुल मिला के ये है कि रणनीतिक तौर पर जो बात आप कह रहे थे उसमें बढ़त दिखाई दे रही है। उसमें बढ़त इसलिए दिखाई दे रही है कि तमाम शोर शराबे के बाद भी एनडीए ने अपने कुनबे को संभाल लिया है। नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चा हो, उपेंद्र कुशवाहा की, मांझी की या चिराग पासवान की, पर वो विस्फोटक नहीं बना। लेकिन आप उधर दूसरी तरफ महागठबंधन की स्थिति देख लीजिए, उसमें तो गांठ ही गांठ है। बंधन जो है ऐसा लगता है कि गांठों का बंधन है। ट्विटर पर आकर के कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लग रहा है गठबंधन नहीं, शेरो शायरी की दुकान खुल गई है। कवि सम्मेलन और मुशायरे में लोग बैठे हैं, वो भी आप कहां इंटरनेट पर बैठ करके एक्स पर एक दूसरे को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ये जो आग लगी है वो उसकी लपटें बाहर तक दिखाई दे रही है और इसका नुकसान बिहार के चुनाव में महागठबंधन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ दूं कि महागठबंधन के भीतर उदार चरित्र या बड़ा मन करने की आवश्यकता थी आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी यादव को, क्योंकि सबसे बड़ी जवाबदेही उनकी थी। उनको मुख्यमंत्री बनना था महागठबंधन की ओर से। लेकिन सीटों के मामले में या तो तेजस्वी यादव को अपने गठबंधन के साथियों पर भरोसा नहीं है, उनको लगता है कि चुनाव के बाद परिस्थितियां बदल सकती है, इसलिए वो अधिकतर सीटों पर लड़ना चाहते हैं। और दूसरी परिस्थिति ये है
कि वो अपने मन को बड़ा करके उदार करके नहीं दिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री की भी दावेदारी आप ही की हो और सीट भी सर्वाधिक आप ही लड़ ले, गठबंधन में सीटों की संख्या तय हो, उससे पहले आप सिंबल बांट दें। बिल्कुल। तो इस तरीके की राजनीति जब आप करेंगे, नहीं सिंबल बांट भी दे, सिंबल वापस भी ले लें। सिंबल लालू जी ने बांटा, उन्होंने वापस ले लिया। और जो आप बात कर रहे हैं अमिताभ जी, संजय जी देखिए वापस लिया, फिर दोबारा दिया। अच्छा, फिर दोबारा दिया, मतलब लेन देन लगातार जारी है। पिताजी दे तो नहीं ठीक है और बेटा दे तो ठीक है। अब यही तो वहां पर नई गणित है, नए युग की शुरुआत है और उसमें बड़ा दिल कौन नहीं दिखा रहा है संजय जी। अभी आपने अमिताभ जी को भी सुना, प्रियदर्शी जी भी कल से लेकर आज तक लगातार कह रहे हैं कि असल में जो इस बात का जिक्र हो रहा है कि नए युग की शुरुआत तो है तेजस्वी के लिए और कमोबेश वो दिख भी रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली आने तक पर मजबूर किया और ना कोई खास बातचीत हुई और ना ही उनके युग को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि अपने ट्रैप में फंसा दिया। ऐसा है क्या? कांग्रेस ने दिल्ली तक आने के लिए मजबूर किया, तो यही स्थिति तो एनडीए में भी है कि जब नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर की तो कल प्रधानमंत्री ने 2 बार उनसे टेलीफोन से बात की और चर्चा ये थी, इसके बाद बात नहीं बन रही है। तो फिर आज गृह मंत्री अमित शाह भी मनाने के लिए आज आने वाले थे, इस बीच मामला पलट गया। तो महागठबंधन की चर्चा से ज्यादा हो रही है और एनडीए के बारे में बताया नहीं जा रहा है। नहीं वो तो देखिए सुबह से खबर चल रही है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। प्रियदर्शी जी डिटेल में बताएंगे। नीलकमल ने पूरी एक खबर भेजी है, आप जरा महागठबंधन पे तो बताइए। नहीं एनडीए पर तो हम खुलकर चर्चा कर रहे हैं, आप महागठबंधन पर खुलकर बताइए ना कि क्या वाकई मजबूर कर दिया गया था, नहीं किया गया था। एनडीए में कौन नाराज था? आपने देखा कुशवाहा साहब को, भाई 6 सीटों के बाद नाराज हो गए कुशवाहा और चिराग ने कहा ओम नमः स्वाहा। ये तो चर्चा में चल रहा है, लेकिन उसी कुशवाहा ने बाद में कह दिया अब ठीक है मामला, सेट हो जाएगा। कि ये जो है चूल्हे नहीं जल रहे हैं हजारों घरों में, तो बारिश कहाँ होना है, बादलों ने घेरा है, तो ये सब तो यहाँ भी चला है ना खूब। और उसके बाद अपनी बेल बताने के लिए ऐसा लगता है कि जैसे एक ट्वीट भाजपा कार्यालय से चल दिया और वही ट्वीट चिराग पासवान भी कर रहे हैं और उसी की कॉपी पेस्ट जो है मांझी जी भी कर रहे हैं और उसी को जो है कॉपी पेस्ट भाजपा जदयू भी कर रही है। तो हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं महागठबंधन की ओर, लेकिन एनडीए में जो कुछ भी हुआ, ये जो अच्छा रुकिए एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लूं, उसके बाद मैं आता हूं। अमिताभ भी मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी जवाब लेता हूं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का दावा सामने आ गया है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले हैं कि आज रात तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा, कल सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है, यानी अभी भी कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। सब फाइनल है, लेकिन इंतजार कब तक का होगा, अब इसमें आप समझ लीजिए कि जब सब फाइनल है तो इतना और टाइम लेने की जरूरत क्या है, यानी फाइनल अब तक या है या नहीं है, ये कयासबाजी अभी भी जारी है। संजय जी जल्दी से एक टिप्पणी आपसे मैं लूं, उसके पहले सुना लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं सलमान खुर्शीद। सब लोग आज कल में तो सब खो ही जाना है ना, इसलिए कि आजकल में इसलिए हो जाना है कि वो जो लास्ट डेट है 17 तारीख है ना, लास्ट डेट जो पहले फेज की है, तो इसलिए आजकल में सब खो जाना है। आज रात को ये लोग रात भर काम करेंगे, सब लोग आजकल में तो सब खो ही जाना है ना, इसलिए कि आजकल में इसलिए हो जाना है कि वो संजय जी जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, आजकल में सब हो ही जाना है ना? हाँ हो तो जाना ही है ना, लेकिन क्या हो जाना है, यही तो सवाल है ना। लगाया जा रहा है, दरअसल ये जुमलेबाजी हो रही है। ये आजकल जो है, जब तक भाजपा का भी मामला फंसा हुआ था, तो बस हम लोग पांडव है, सारे पांडव एक साथ बैठेंगे और आज से कल तक हो जाएगा। अब कांग्रेस को ये कहना पड़ रहा है कि आज से कल तक हो जाएगा, तो हम इसको एक जुमला के रूप में मान रहे हैं। अगर कल भी हो जाए तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। जी ठीक बात है। प्रियदर्शी इसी पर एक कमेंट चाहूंगा। संजय जी देखिए मुस्कुराते हुए बार बार कह रहे हैं कि मैं महागठबंधन का हम लोग ज्यादा जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एनडीए में भी खींचतान कम नहीं थी। इसमें कौन खारिज कर रहा है इसको? हमने तो कहा ही, आपने भी पहले कमेंट में कहा, उनके यहाँ कमोबेश खींचतान जबरदस्त दिखाई दी और वो मैनेज करने के लिए बड़े बड़े नेताओं को तक पहुंचने का सिलसिला भी जारी रहा और उन्होंने मनाया भी। लेकिन यहां क्या हो रहा है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा। अभी भी इंतजार है कांग्रेस को। ये कांग्रेस किस बात का इंतजार कर रही है?
60, 70 या उससे भी बड़ा, या कहीं जो हवाबाजी थी, जुमलेबाजी थी जिसका जिक्र उन्होंने किया संजय जी ने कि महागठबंधन में टूट भी, ऐसी कहीं कोई संभावना दिख रही है क्या? महागठबंधन तो अभी तक आमंत्रित कर रहा है उपेंद्र कुशवाहा को कि आइए हमारे गठबंधन में आ जाइए, तो फाइनल सेफ ही नहीं पता चल रहा है कि महागठबंधन का है कि नहीं है। सवाल एनडीए पर कुशवाहा जी तो अपना ले लिए ना, अमिताभ जी, कुशवाहा जी ने एक राष्ट्रीय पार्टी को अपने मन मुताबिक एक MLC महुआ और अपना राज्यसभा, तो ये जो है राष्ट्रीय पार्टियां छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के सामने, और खास करके वैसी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कह रही है, उसने उपेंद्र कुशवाहा के सामने क्या कहा जाए? घुटने उन्होंने टेक दिया जवाब या कुछ और कहे? आपने अतुल जी शायद महागठबंधन के बारे में पूछा था। हाँ। तो मैं महागठबंधन पर बोल रहा था। महागठबंधन में जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है, और सामान्य दिख नहीं रहा है। इसके पीछे मैं पहले भी कह रहा था कि उसकी जड़ में कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी है, वीआईपी, कांग्रेस और वीआईपी है। आज के दिन में देखिए बयान किसके ओर से आ रहे हैं? कांग्रेस की ओर से आ रहे हैं कि सब कुछ सलट जाएगा, बांट रहे हैं सिंबल लालू यादव। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस आज भी इंतजार कर रही है कि 2-4 सीटें और बढ़ जाए। कांग्रेस के लिए खोने के लिए क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जिसका ताज दांव पर लगा हुआ है वो तो चिंता करेगा ना, उसकी तो चिंता रहेगी ना कि किस तरीके से चीजें हो। आरजेडी की चिंता तो रहेगी, आरजेडी तो सोचेगी कि सब कुछ जल्दी से जल्दी फाइनल हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बेहद चिंतनीय है। और एक चीज मैं महत्वपूर्ण चीज कहता हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो महागठबंधन मनोवैज्ञानिक तौर पर बेहद पिछड़ जाएगी और चुनाव में जाने से पहले कई सीटों पर एनडीए को वॉक ओवर दे जाएगी। जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, अभी तो सीट फाइनल नहीं है, चेहरा फाइनल। रात भर में आप क्या करेंगे भाई? कितने दिनों से क्या कर रहे थे? आपने बहुत बढ़िया सोच सजाया, बिहार में सारे नेताओं को उतार दिया राहुल गांधी ने, तमिलनाडु से, केरला से लेकर के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट तमाम जगहों के नेताओं को बिहार में उतार दिया, लेकिन आप प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं। ये कैसा संकट है आपके पास? नहीं बोलना चाहिए कांग्रेस पर, या जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो हैसियत से ज्यादा मांग रही हैं। मुकेश सहनी किस महागठबंधन का तो हायरार्की ही मुझे नहीं समझ में आता है। महागठबंधन में मुकेश सहनी किस हैसियत से नंबर 2 है तेजस्वी यादव के बाद? जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें जब क्षेत्रीय नेता बैठते हैं तो उसमें तेजस्वी यादव के बगल में कौन बैठता है? मुकेश सहनी। उनकी किस हैसियत से बैठते हैं भाई? तो हायरार्की का भी सवाल है। कांग्रेस को भी ये चुभता होगा। अगर कांग्रेस के एंड से देखिए, मैंने आरजेडी के एंड से तब बात की, अब मैं कांग्रेस के एंड से बात करता हूं, तो कांग्रेस को चुभता होगा कि भैया हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारे नेताओं को नहीं बिठाते हैं, और एक क्षेत्रीय पार्टी जो अभी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है उसके नेता को आप दूसरे नंबर का ओहदा दिए हुए हैं। ये चुभता होगा, और ये चुभता होगा कि हमें भी एक मुख्यमंत्री देंगे और मुकेश सहनी को भी एक मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे। कांग्रेस को बहुत चुभता होगा। कांग्रेस को लगता होगा कि नहीं, हमें दीजिए ना सिर्फ उप मुख्यमंत्री, हमें हायरार्की में सम्मान दीजिए। तो कांग्रेस के लिए भी महागठबंधन के भीतर सम्मान की लड़ाई है, इसीलिए ये लोग नए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। मिला नहीं इनको। उपेंद्र कुशवाहा पर जो डोरे डाल रहे हैं बंद दरवाजे से, मैं एक बात बताऊं, चिराग से भी संपर्क साधने की कांग्रेस कोशिश कर रही थी। कई ऐसी और अन्य पार्टियों से कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि वे लोग आए और एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की जाए। ये तो मजबूरी में महागठबंधन के भीतर है, जरूरी नहीं समझ रहे हैं महागठबंधन को, मजबूरी में आज की तारीख में। इनको अगर मौका मिलेगा तो ये बनाएंगे। और जिस तरीके से दिल्ली में हुआ था, आम आदमी पार्टी को लोगों ने अपना चेहरा मान लिया था और विश्वास जता दिया था, हालांकि आम आदमी पार्टी के दिल्ली में हार हो गई। उसके बाद राहुल गांधी जो बिलबिलाए हुए थे, बौखलाए हुए थे, शायद उसका भी बदला चुकता कर रहे हैं बिहार में। एक एक चीज का हिसाब ले रहे हैं। लालू यादव ने कहा था कि अब ममता बनर्जी को नेतृत्व करना चाहिए इंडिया ब्लॉक का। राहुल गांधी को वो नागवार गुजरा होगा और उसको लेकर के ही ये चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं। पर्दे के पीछे बहुत चीजें हैं। सिर्फ सीट बार्गेनिंग मत समझिए इसको कि सिर्फ सीटों का मसला है। बहुत सारी चीजें, हायरार्की तय होना है, नेतृत्व तय होना है, एक दूसरे से बदला चुकता करना है, सब कुछ इसी अखाड़े में तय होना है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अतुल जी, मैं मानता हूं कि महागठबंधन
अभी तक फंसा हुआ है। अतुल जी जी बिल्कुल सही है आपका जो विश्लेषण है, कमोबेश इसी लाइन पर बाकी लोग भी चर्चा जरूर कर रहे हैं। हाँ, पर्दे के पीछे की चीजें खुलकर या तो दिखती नहीं है या फिर दिखाई नहीं जाती हैं। बहुत जल्दी से अमिताभ जी, यही सवाल मेरा है, महागठबंधन में तो जो कुछ है उसका आकलन यहां पर प्रियदर्शी ने किया, लेकिन एनडीए की अगर हम बात कर ले तो जहां एक तरफ सामान्य है या सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, उस बीच में इस सीट पर एक पार्टी को टिकट दिया गया या फिर घोषणा हो रही है और दूसरी तरफ से दूसरी लिस्ट में दावा हो जा रहा है। आज जदयू में भी आप देखिए 3-4 नाम ऐसे हैं जो कि दूसरी सीट पर दूसरे पार्टी के लिए था, लेकिन वहां पर वो दावा ठोक रहे हैं। ये जो इंटरनल दावेदारी है, ये क्या वाकई जरूरत हो गई उन पार्टियों की या उनका दावा उतना मजबूत है? इस बात का एहसास कमोबेश आते आते हो जाएगा आखिरी समय में नामांकन के इस वजह से किया जा रहा है। नहीं, देखिए इसमें दो परिस्थिति है। एक तो वर्मा साहब ने जिसका जिक्र किया, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। एनडीए के भीतर नाराजगी की खबरें आई, सबने देखा, बताया गया ये छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे, लेकिन ये बहुत साफ है कि न तो चिराग पासवान केंद्र में मंत्री पद छोड़ने की स्थिति में है, न जीतन राम मांझी हैं, और इस समय उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है कि पिछली बार वो गलती कर गए थे। एक सांसद वाले जीतन राम मांझी कैबिनेट मिनिस्टर है, अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं छोड़े होते तो वो भी कैबिनेट मिनिस्टर होते। तो इसीलिए आप एनडीए के भीतर, माफ करिएगा, देखिए एनडीए के सभी साथी नाराजगी तो जाहिर करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है मैं गठबंधन से बाहर जाऊंगा। दूसरी बात जो वर्मा साहब ने कहा कि भाजपा कार्यालय से एक एक्स का पोस्ट चला, सारे गठबंधन के साझेदारों ने उसी पोस्ट को अपने एक्स पर पेस्ट कर दिया। मतलब एक संदेशा जाता है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो गया और सब वही पेस्ट कर रहे हैं। तो एकात्मता तो दिख रही है, चाहे वो जिस भी कारण से हो एनडीए के भीतर। चिराग पासवान के हिस्से की सीट का सिंबल नीतीश कुमार बांटते हैं, लेकिन चिराग पासवान मौन है। तो ये भी एक एकात्मता, चाहे वो प्रबंधन कह लीजिए, एनडीए का प्रबंधन कौशल है कि उस तरीके से विरोध नहीं दिखाई दे रहा। अब जो गठबंधन, महागठबंधन का मामला है, देखिए उसको दो हिस्सों में देखिए। एक है लठबंधन और एक है गठबंधन। लठबंधन में तेजस्वी यादव है, अपनी तरफ से लाठी के बूते जो सिंबल पिता पुत्र को मिला बांट दिए। दूसरी तरफ जो है मुकेश सहनी है, कुछ उनके जेब में है नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं हम डिप्टी सीएम बनेंगे, 45 लेंगे, 40 लेंगे। तो ये लठबंधन है। गठबंधन में कांग्रेस है और वाम दल है। वाम दल अपने हिस्से का सिंबल बांट रही है, कांग्रेस इंतजार कर रही है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी हिमालय पर चली जाए और इनकी ताजपोशी हो जाए। क्या कमाल है भाई, बिहार में जिस कांग्रेस की राजनीतिक पूंजी पर आज लालू यादव और उनके बेटे की पूरी राजनीति खड़ी है, वो कह रहे हैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी को कि जो बच जाएगा वो ले लीजिएगा। और कांग्रेस जो है वो लगी है कि भाई किसी तरीके से जो भी मिल जाए उसी में काम चल जाए। तो 80 के दशक में जो कांग्रेस की बर्बादी का सिलसिला शुरू हुआ था बिहार में, 2025 में उसका विस्तार दिख रहा है। जी नहीं, बिल्कुल सही बात कहे। और जो देखिए अपने आप में उनके कितने कद्दावर नेता हैं और वो पूरे देश में सब कुछ तय करते हैं अपनी पार्टी के हिसाब से। बिहार में कोई उनकी पार्टी के लिए तय करे तो चुभने वाली, खटकने वाली बात तो होगी। और आपने तो 2 कदम आगे जाकर बोल दिया अमिताभ जी कि वो कह रहे हैं कि आप हिमालय चले जाइए। अब ऐसे कैसे हिमालय चले जाए भाई, बिहार में ही रहेंगे। अब सीट कितना लेंगे और देंगे ये तय होना बाकी है। एक बड़ी खबर आ रही है कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का दावा सामने आया कि नीतीश कुमार नाराज नहीं है। लो भाई, नाराजगी भी दूर हो गई है, नीतीश बाबू नाराज नहीं है, कल से चुनाव प्रचार के लिए वो निकलेंगे। संजय झा ये बात कह रहे हैं, सीट शेयरिंग में जो भी दिक्कतें थी उस पर सहमति बन गई है। नीतीश की सहमति से ही वो सब कुछ हुआ है, नीतीश की अगुवाई में ही हम यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीट शेयरिंग में ना कुछ नाराजगी है और ना ही नीतीश नाराज है। ये बड़ा दावा सामने आ गया है संजय झा का। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी का कल से उनका चुनावी दौरा शुरू हो जाएगा। समस्तीपुर और दरभंगा का कल से दौरा है और उसके बाद लगातार ही उनका दौरा है। और एक एक चीज मुख्यमंत्री जी चाहे अलायंस का बात हो, चाहे नंबर ऑफ सीट की बात हो, या किस सीट पर कैसे लड़ना है, एक एक चीज उन्होंने पास डिस्कस होता है और डिस्कस होने के बाद ही फैसला पार्टी में होता है। पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और इस अलायंस के फेस है। 2025 का चुनाव जो हम लोग लड़ रहे हैं
नीलकमल, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी इस पर आपकी। और देखिए, बड़ा दिलचस्प था कि जब यहाँ पर बाइट चल रही थी, जो हम सुना रहे थे संजय झा को, वहां कोई प्लेन जा रहा था या कोई फाइट हो रहा होगा, वो बार बार लोग देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कहीं दिल्ली से कोई बैठ के तो उसी में नहीं आ गया। लेकिन खबर यह है कि नीतीश की अगुवाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश बाबू मान गए हैं, मैदान में रहेंगे। बिल्कुल, देखिए यह सर्वविदित है कि इस बार बार जब प्रधानमंत्री ने खुद ही कह दिया था कि उनके नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी, जाहिर तौर पर नीतीश कुमार बिहार के बड़े नेता हैं, एनडीए के मुखिया हैं यहाँ बिहार में, तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। कोई नाराजगी नहीं है, कल से वो चुनाव कैंपेन शुरू करने वाले हैं। तो ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि एनडीए कितना इंटैक्ट होकर के यहाँ पर चुनाव प्रचार में जुटेगी और महागठबंधन का सीट शेयरिंग, जैसे सलमान खुर्शीद कह रहे थे अभी, कि आज रात में बैठ के रात भर काम करेंगे। ये काम करेंगे रात भर बैठ के, उतने दिन से कुछ काम नहीं किया था उन्होंने। हर सीट शेयरिंग का मामला है। दूसरी चीज ये कहना चाहता था कि कांग्रेस जो है ये बहुत दूर, लाइटर मोड में ये कह रहा हूं कि कांग्रेस दूरदर्शी पार्टी है। इससे पता यह इसलिए पता चलता है कि कांग्रेस ने जब आरजेडी ने तेजस्वी यादव को जब कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए, उनको कहा जाए कि मुख्यमंत्री यहां होंगे, चूंकि तेजस्वी ने राहुल गांधी को कहा था कि प्रधानमंत्री वो बनेंगे अगली बार, और इस प्रकार से तेजस्वी यादव को उन्होंने नहीं कहा था। तो दूरदर्शी इस माने में है कि अभी ही उन्हें आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट ने उनको आरोपी बनाया, अब उनके ऊपर मामला चलेगा। तो ये आपदा में अब जो है कांग्रेस अवसर तलाश रही है। शायद कांग्रेस ये जानती थी कि आईआरसीटीसी मामले में तेजस्वी यादव भी फंस रहे हैं, लालू यादव और राबड़ी देवी। नीलकमल, आपका जो लाइटर मोड का सटायर था वो मैं समझ गया, बाकी मेहमान भी समझ गए, लेकिन उनकी दूरदर्शिता पर किसी को शक नहीं है। ये वही बात है। इसी वजह से देखिए, संजय जी भी गाय बगाए इस बात का थोड़ा बहुत जिक्र करना चाह रहे थे, अमिताभ भी कहना चाह रहे थे, प्रियदर्शी भी कहना चाह रहे थे कि जो पूरे देश की और सबसे पुरानी इस देश की पार्टी है, वो उसके लिए कोई बिहार में अगर इस लेवल पर जाकर तय करेगा तो बात थोड़ा सा तो चुभ रही होगी, या फिर उनके जो थिंक टैंक के सहयोगी होंगे वो बता भी रहे होंगे कि भाई ये दिन आ गए, या फिर अब ऐसे होगा क्या। अब कितनी बात बन पाएगी ये बस बाकी रह गया है। संजय जी, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। भाई जरा जनसुराज का भी जिक्र कर लेते हैं। उनके जो नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ने वाले। उनका कहना है कि मैं संगठन के लिए ही काम करता रहूंगा, संगठन को ही मजबूत करता रहूंगा। बाकी लिस्ट उनकी भी आ गई है। सबसे पहले क्या तय होना है महागठबंधन में, इसमें भी हमें लगता है कि कल तक का इंतजार कर लेना चाहिए। और एनडीए की जो भी लड़ाई थी अब वो थोड़ी सी, या फिर कहें कि ज्यादातर पटती हुई दिखाई दे रही है। अब बिहार चुनावी मोड में बिल्कुल आ जाएगा, और जिस तरीके का यहां पर इलेक्शन दिख रहा, या फिर जो सिलेक्शन हुआ है सीटों को लेकर, उसमें दिलचस्प रहेगी, रोचक रहेगी लड़ाई। अपनी आवाज म्यूट कर लीजिए संजय जी। इस बात के लिए प्रशांत किशोर और जनसुराज की तारीफ करनी होगी हम लोगों को कि वो पूरे 243 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है, और उसने पहली लिस्ट या दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी जी। और आमतौर पर जो महागठबंधन और एनडीए में जो कुछ नाटक कहिए, ड्रामा कहिए, रामलीला कहिए, या जो कहिए होता रहा, इससे इतर जनसुराज में प्रशांत किशोर ने बहुत ही स्मूथली तरीके से अपना कैंडिडेट उतार कर दोनों गठबंधनों के सामने एक उदाहरण पेश किया। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों गठबंधनों से पहले उन्होंने दोनों फेज का जो है मतलब कैंडिडेट उतार दिया। इसलिए जनसुराज इन पार्टियों के लिए एक नजीर पेश किया है। और इन दोनों महागठबंधनों को ये मतलब जनसुराज से और प्रशांत किशोर से सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अमिताभ जी, फाइनल कमेंट आपका भी। भाई सीखने के लिए बहुत कुछ है, इस चुनाव में भी बहुत कुछ सीखा जा रहा है और सीखने लायक भी है। लेकिन यहां पर जो फाइनल चीज थी, अगर कांग्रेस की बात को हम पर्टिकुलर लेकर देखें, क्या जो नीलकमल भी कह रहे हैं कि वो एक दूरदर्शी पार्टी है और उसने भांप लिया है कि हाँ अवसर क्या है और आपदा में के दौर में अवसर को कैसे अपने पास लाया जा सकता है, जो कभी कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने स्लोगन दिया था, वो बिहार में दिख रहा है कांग्रेस के लिहाज से और आरजेडी के लिहाज से। देखिए, दूरदर्शी का तो नहीं मालूम, लेकिन वो दूरस्थ पार्टी हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस आज के समय में एक दूरस्थ पार्टी है जो हमेशा दूर दूर दिखती है, किसी भी राज्य में देख लीजिए। और दूसरी बात है जिसका जिक्र नीलकमल भाई कर रहे थे कि नीतीश कुमार को लेकर जो संजय झा ने कहा,
और उसका जिक्र हुआ कि चेहरा प्रधानमंत्री ने कहा था कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नेतृत्व में तो एकनाथ जी के महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया था और जब परिणाम आया तो देवेंद्र सिंहासन पर चले गए। नेतृत्व तो शिवराज सिंह चौहान का था, लेकिन जब पर्ची निकला तो मोहन यादव जी का निकल गया। तो नेतृत्व होना और चेहरा होना, वैसे भी प्रधानमंत्री कैशलेस और फेसलेस में विश्वास करते हैं। तो फेसलेस राजनीति में ये तय नहीं है कि फेस कौन होगा। नेतृत्व नीतीश कुमार का है पर चेहरा वही बनेंगे मुख्यमंत्री, इसकी गारंटी नहीं है। ये तय नहीं और गारंटी नहीं, और गारंटी दी भी नहीं जाती है वहां पर। अगर आज तारीफ की है तो हो सकता है कुछ घंटे बाद ही बदलाव भी हो सकता है। अनिल कमल कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, प्रियदर्शी जी को यह कहना चाह रहा था कि यहाँ नेतृत्व की बात है तो नेतृत्व मतलब उनके देखरेख में ही सारा चुनाव होगा। और यहाँ स्लोगन भी चल रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश। अच्छा, 25 से 30 फिर से नीतीश। एनडीए का एक स्लोगन बन चुका है 25 से 30 फिर से नीतीश। तो इसका क्या अर्थ निकालेंगे आप? हाँ, अमिताभ जी बोले थे। अमिताभ जी, नहीं तो वो नीतीश कुमार का तो शाश्वत सत्य है, हो सकता है 25 में फिर कुछ खेल करें, तो वो जब तक रहेंगे कुर्सी पर रहेंगे वो पलटने वाला टैग उनके साथ हमेशा ही रहेगा। तो पलटने वाला टैग। हाँ, नरेंद्र भी जुड़ गए हैं ना। हाँ, नीतीश का अकेला नाम नहीं लिया जा रहा, नीतीश के साथ नरेंद्र भाई का भी नाम जुड़ गया है। ठीक बात है। चले, माफी चाहूंगा सर, अब समय की थोड़ी पाबंदी है। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, प्रियदर्शी जी आपका, विनय जी आपका, अमिताभ जी आपका और नीलकमल आपका भी। तो मौजूदा दौर में देखिए सीटों पर जो पेंच था वो फिलहाल एनडीए में खत्म होता दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी वैसे ही है। अब कब तक वो सुलझ जाएगा, कब तक पेंच या तो निकल जाएगा या फिर कस जाएगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा।